मुझे माफ कर दीजिए। मेरा मकसद आपको किसी भी तरह से ठेस पहुंचाने का नहीं था। मुझे नहीं पता था कि इस सच्चाई को छुपाने के पीछे इतनी गंभीर वजह हो सकती है। आपके बेटे के लिए मुझे बहुत अफसोस है राणा जी। ध्यान रहे सुनैना, मधु के सामने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं होना चाहिए। नहीं होगा राणा जी, मैं वचन देती हूँ। इतना ही नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उन्हें यही लगे कि मैं उनके बड़े बेटे की बहू हूँ। मैं उनके बेटे का ख्याल अच्छे से रखूंगी। अच्छी बात है। अरे आप यहाँ कब आए आप? हम तो अपनी बहनों से मिलने आए थे, लेकिन उन्हें किसी काम से जल्दी निकलना पड़ा। खैर, रस्म तो ठीक से पूरी हो गई ना? हाँ जी, अच्छी तरह से। मैं बस मुन्ने को यहाँ से ले जाने आई थी। चलो मुन्ना, तुम्हारे खाने का वक्त हो गया है। माँ जी। हाँ बहू। आज से इन्हें अगर मैं खिलाऊं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा ना? हाँ। लेकिन बहू, चंदन तो सिर्फ अपनी माँ के हाथ से खाना खाता है। उसे तो यही आदत है। अरे अब शादी के बाद भी क्या मेरे आंचल से बंधा रहेगा? बहू ठीक ही कह रही है। अब सारी जिम्मेदारी बहू की ही है। इसे ले जाओ बहू, और हाँ, अब से तुम ही इसकी देखरेख करना, ठीक है? हाँ माँ जी, मैं भी यही चाहती हूँ। लगता है बहू को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। हाँ मधु, अब तो तुम खुश हो ना? जी, आप मेरे लिए बहुत अच्छी बहू लाए हैं। चलिए चंदन बाबू, मुंह खोलिए। इतना सब कुछ बना है आपकी पसंद का, खुद माँ ने अपने हाथों से बनाया है। अच्छे बच्चे। बहुत अच्छे बहू, तुमने ठीक से इसे भोजन करा दिया। इस नाटक में आज एक और व्यक्ति शामिल हो गया। ना जाने कब तक ये नौटंकी चलेगी। जब तक इस हवेली में हूँ, कम से कम तब तक इन्हें थोड़ी खुशी दे दूं। अपनी औलाद खोई है इन्होंने। ऐसे में एक माँ के दिल में क्या बीतती होगी, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। रात का वक्त, दिन भर के काम के बाद सुनैना चंदन के कमरे में आराम फरमा रही थी। यहाँ के लोग इतने भी बुरे नहीं हैं जितना मैंने सोचा था। शायद मैंने इन्हें पहचानने में भूल कर दी थी। माँ जी तो बहुत ही भोली है। राणा साहब उनसे कितना प्यार करते हैं। उनके खातिर उन्होंने पूरी दुनिया से मुंह मोड़ लिया। लेकिन पवन भैया और आरती का कुछ समझ नहीं आता। अभी तक उनकी कोई औलाद क्यों नहीं है? खैर, काफी रात हो गई है। अब इस गुड्डे को अपने से कहीं दूर रख देती हूँ। सच कहूं तो मुझे अभी इससे डर लगता है। इसकी बड़ी बड़ी आंखें, लगता है जैसे अभी ये बोल पड़ेगा। क्या? चंदन, चंदन को नीचे। चंदन, गुस्सा। बीवी, चंदन की बीवी के साथ चंदन साथ सोएगा। अब सो सुनैना। चंदन। शांत। डर के मारे सुनैना की चीख भी उसके हलक में दब गई थी। धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। वो बेहोशी की हालत में जा रही थी। सुनैना, अगली सुबह। बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, तुम्हें तो तेज बुखार है। माँ जी, कल रात को वो आदमी। कौन सा आदमी? वो मैंने देखा। क्या हुआ बहू को? बुखार है इसे, और बेचारी किसी चीज से बहुत डर गई है। तभी उसने बिस्तर के दूसरी तरफ देखा। अरे क्या हो गया? अब चंदन पर क्यों चीख रही हो बहू? आप जाइए मधु, डॉक्टर साहब को बुलावा भेजिए और इसके लिए हल्दी दूध ले आइए। जी, अभी लाई। राणा जी,
मैंने सच में यहाँ एक आदमी देखा। वो दिखने में बहुत भयानक था। अरे बुरा सपना होगा, चलो तुम आराम करो। लगता है इसे पता चल गया है, जल्द ही इसका तोड़ निकालना होगा। ये गुड्डा ये बिस्तर पर कैसे पहुंचा? इसे तो मैंने जमीन पर। उसकी आंखें सुनैना को डरा रही थी। कहीं इस गुड्डे में कोई आत्मा तो नहीं? चंदन सुनैना, ये किसने किया? सुनैना को धीरे धीरे यकीन होने लगा था कि उसका वहम बेबुनियाद नहीं था। उस गुड्डे में शायद रूहानी ताकतों का वास था। छोटे से गांव की रहने वाली सुनैना को यह सच सच लगने लगा था। शायद इस गुड्डे में बसने वाली आत्मा चाहती है कि मैं इसके साथ बुरा बर्ताव ना करूं। मुझे इसे जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए था। सुनैना ने फैसला किया कि वो गुड्डे का संभाल कर जतन करेगी। उसने एक और तरकीब निकाली। बाबा कहते थे कि भूखी आत्माओं को खाना देने से वो शांत हो जाते हैं। उसने कुछ खाने पीने की चीजें अपने कमरे में रख दी और वहां से चली गई। राणा को भी समझ आ गया था कि वो क्या करने जा रही है। पवन, चंदन के सच को छुपाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मैं समझ गया पिताजी। कुछ देर बाद देखती हूँ वो खाना अब भी वहां है या नहीं। लेकिन अंदर पहुंचते ही हाँ, हाय राम, खाना गायब। इसका मतलब यहाँ सच में कोई आत्मा है और वो भी चाहती है कि मैं गुड्डे का ख्याल रखूं। मुझे उसकी बात माननी चाहिए, वरना ये मुझे ऐसे ही सताता रहेगा। पवन, हमारी तरकीब काम कर गई। हाँ पिताजी, लेकिन क्या आपने सोचा कि हम अपने मकसद को कैसे अंजाम देंगे? जल्द ही हमें इस हवेली का वारिस मिल जाएगा।